नमस्कार, 1 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सियासत में समाजवादी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगाएगी परशुराम की प्रतिमा। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची और भव्य होगी परशुराम की प्रतिमा। 108 फीट की प्रतिमा लगवाएगी समाजवादी पार्टी। लखनऊ में आपको बता दें कि यह भगवान परशुराम की प्रतिमा लगवाई जाएगी और प्रतिमा के लिए जयपुर पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। परशुराम चेतना पीठ ट्रस्ट के तहत यह प्रतिमा बनेगी। मूर्तिकार अरुण प्रजापति और राजकुमार से इसको लेकर बातचीत हो रही है। राजकुमार ने अटल जी की भी मूर्ति बनाई थी। परशुराम की प्रतिमा लगाकर ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी पार्टी बढ़ाएगी, यानी कि एक काम से कई निशाने साधने की यहां पर समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है और ब्राह्मण वोट बैंक में यहां पर सेंध लगाने की भी कोशिश है। ब्राह्मणों के लिए सबसे ज्यादा काम समाजवादी पार्टी ने किया है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हम देख रहे थे कि याद होगा आपको वक्त जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग ने एक वक्त में ब्राह्मणों को अपने पाले में कर करके उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल की थी। अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उसी सिद्धांत को लेकर के उसी फॉर्मूले पर ब्राह्मणों को सोशल इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण किरदार मानते हुए उन्हें अपने पाले में करने के लिए परशुराम की मूर्ति लगवाने जा रही है। परशुराम चेतना पीठ के ट्रस्ट के तहत यह प्रतिमा बनेगी बताया जा रहा है और ब्राह्मण सियासत में यह एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। इधर समाजवादी पार्टी द्वारा परशुराम की प्रतिमा लगाने पर बीजेपी ने अब समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी परशुराम जी की मूर्ति लगा करके ब्राह्मणों के हितैषी होने की बात करती है, लेकिन ब्राह्मणों के आराध्य भगवान श्री राम भक्तों पर गोली चलाने पर कोई क्षमा नहीं मांगती है। आज तक भगवान श्री राम के दर्शन के लिए कभी जो है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव या मुलायम सिंह नहीं जाते हैं। वहीं उन्हीं के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अयोध्या में राम मंदिर बनने पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे सवाल उठाते हैं। ऐसी समाजवादी पार्टी के नेता अगर परशुराम जी की मूर्ति लगाते हैं तो ये जनता को मूर्ख बनाने की बात है। तो सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, जातिगत फैक्टर्स को साधने में हर दल सबसे आगे रहा है और जातिगत समीकरणों को साध करके ही सियासत तक ये लोग पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर 2022 के सियासी दंगल से पहले समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपने कुनबे को मजबूत कर रही है, यहां पर अब ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए 108 फीट की प्रतिमा समाजवादी पार्टी लगाएगी। और बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, 2022 के सियासी दंगल से पहले समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को पाले में लाने के लिए एक बड़ा दांव खेल रही है। बिल्कुल अनुपम, चूंकि 2022 उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा और टारगेट है समाजवादी पार्टी शायद इस बात को समझ गई है कि ब्राह्मण वोट एक बड़ा वोट बैंक है और खुद अपने साथ और वोट बैंक ले आता है। तो इसको लेकर एक बड़ी सियासत चलने की कोशिश की गई और इसीलिए परशुराम की मूर्ति लगाने के लिए 108 फीट की मूर्ति लगाने के लिए अभिषेक मिश्रा खुद राजस्थान पहुंचे। उन्होंने बात की कि सबसे ऊंची मूर्ति लगाएंगे। जब तक भगवान राम की मूर्ति नहीं लगती है तो उसके पहले अगर ये लगा देते हैं तो अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। हालांकि ब्राह्मण कार्ड को लेकर इसके पहले भी मायावती ने भी इसका फार्मूला अपनाया था और सफल रही थी। तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर हम ब्राह्मण कार्ड खेलेंगे तो 2022 में शायद हम अपनी सीटें बढ़ा पाएं और जो वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसको पा जाएं। लेकिन अनुपम, बड़ा सवाल है कि जो बीजेपी के ब्राह्मण नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो या फिर जिन्होंने अभी बयान दिया आलोक अवस्थी, जो बीजेपी के बड़े और सीनियर प्रवक्ता, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई, जो ब्राह्मणों के आराध्य थे राम भक्त, उन पर गोली चलाई और आज तक अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव श्री राम के दर्शन करने नहीं पहुंचे, वो ब्राह्मणों के साथ धोखा करेगी और अगर वो मूर्ति लगाती है तो वो ब्राह्मणों के हित का नहीं बल्कि अहित सोचती है और ये एक जनता के साथ खिलवाड़ है। अजीत, लेकिन इससे पहले कांग्रेस भी ब्राह्मणों को लेकर सरकार पर हमलावर हो चुकी है और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी का ये बड़ा दाव, क्या आपको नहीं लगता कि सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला बीएसपी ने अपनाया था अब समाजवादी पार्टी भी उसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रही है?
देखिए बिल्कुल अनुपम, आपने सही बात कही कि जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला है, जो पहले बहुजन समाज पार्टी अपना चुकी है, उसी को अब समाजवादी पार्टी अपना रही है। और उनको लगता है कि एक समय था जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई थी अनुपम, तो उस वक्त ब्राह्मण कार्ड खेला था उन्होंने और भारी संख्या में बीजेपी से विधायक भी जीते थे, लेकिन बाद में वो कार्ड फेल हो गया। तो अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर हमें सत्ता में आना है तो जो ब्राह्मण का वोट बैंक है, ब्राह्मण कार्ड है, उसे हमें खेलना पड़ेगा। और इसीलिए परशुराम की मूर्ति तो लगानी है, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण नेता को भी चुना। अभिषेक मिश्रा जो अखिलेश यादव के सबसे करीबी हैं, उन्हें इस काम की जिम्मेदारी दी गई। तो निश्चित तौर पर ये कोशिश जरूर है कवायद, लेकिन देखना होगा क्या 2022 में इनकी रणनीति सफल हो पाती है। कांग्रेस ने भी फार्मूला अपनाया। लेकिन अजीत, आपको याद होगा इससे पहले भी एक बार समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बात को कह चुके हैं कि हम इटावा में एक बार कहा था कि हम मूर्ति लगवाएंगे, तब भी काफी सियासी बवाल हुआ था। और उसके बाद अब लखनऊ में परशुराम की मूर्ति को लेकर के बात सामने आ रही है। लखनऊ में कहां यह मूर्ति लगेगी और क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण नेता के तौर पर अभिषेक मिश्रा को उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट कर रही है? देखिए बिल्कुल कोशिश तो यही की जा रही है। अगर अभिषेक मिश्रा को ब्राह्मण नेता के तौर पर प्रोजेक्ट ना करना होता, क्योंकि जिस तरह समाजवादी पार्टी काम कर रही है उससे साफ तौर पर है कि लखनऊ के नेता, पढ़े लिखे सब ब्राह्मण नेता अभिषेक मिश्रा को आगे किया जा रहा है। तो ये मूर्ति कहाँ लगेगी इसका फैसला हालांकि आला कमान को करना है, जो उनका ट्रस्ट है उसको करना है। लेकिन ये जरूर तय है कि समाजवादी पार्टी इस भरपूर कोशिश में है कि ब्राह्मण कार्ड खेल कर कहीं ना कहीं बीजेपी को डिफीट किया जाए, और यही एक रास्ता है समाजवादी पार्टी के पास। हालांकि बीजेपी इसमें पीछे नहीं, कई सारे जो ब्राह्मण नेता हो, चाहे आप दिनेश शर्मा की बात करें या जो है इनकी जो है ब्रजेश पाठक की बात करें, कई सारे ऐसे नेता, ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल और सरकार का हिस्सा है। तो ये आसान नहीं होगा कि बीजेपी को डिफीट दे पाए, लेकिन जरूर एक सोशल इंजीनियरिंग ब्राह्मण कार्ड चुनौती बनने की जरूर कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी यहां पर सोशल इंजीनियरिंग के उसी फॉर्मूले के साथ जो एक बार बीएसपी ने इसी उत्तर प्रदेश में अपनाया था। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों को साध करके हर कोई सत्ता पाना चाहता है, ये चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी रही हो। और एक बार फिर इसी दाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए 108 फीट की प्रतिमा लगवाएगी परशुराम। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही, कानपुर के बिगरू गांव में पुलिस की दबिश के लिए एसओ विनय तिवारी ने अकेले जाने से इंकार कर दिया था। विनय तिवारी ने सीओ देवेंद्र मिश्रा से कहा था कि बिना उनके आए वो विकास दुबे के घर दबिश के लिए नहीं जाएंगे। एसओ विनय तिवारी और सीओ देवेंद्र मिश्रा की बातचीत के वायरल ऑडियो में इसका बड़ा खुलासा हुआ है। ऑडियो में विनय तिवारी अपने कई और पुराने मामलों का जिक्र भी कर रहा है। दोनों की इस बातचीत से लग रहा है कि विनय तिवारी ने जानबूझकर सीओ को बिकरू गांव में दबिश के लिए बुलाया था। न्यूज 18 के पास सीओ देवेंद्र मिश्रा की बातचीत का एक्सक्लूसिव ऑडियो है, जिसे हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आज हम आपको पूरा ऑडियो सुनाने जा रहे हैं और बताएंगे कैसे 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सोची समझी साजिश रची गई थी। अरे तुमको सब पता है, तुमको सब पता है, तुम जाते थे घर में रुकते थे, तुमको सब पता है। मगर बात की बात है, तुम नहीं बोलोगे, हमको पता है, ठीक है। मगर जब तुमको मिले तो उससे तुम मेरी बात करा देना, कह देना राम भाई का पैसा चाहिए ना, किदवाई नगर ऑफिस में यहाँ किया कि अब वो समझ जाएंगे साथ क्या होगा। क्योंकि अब दिमाग खराब है, पैसा है नहीं मेरे पास, पैसा चाहिए मेरा 22,000। मेरा पैसा जमा कराया है और घर पे मेरे आए थे 75 लोग गवाह हैं, मेरे घर पे आए थे। और क्या कह के आए थे, कंप्यूटर कोर्स मिलेगा, नहीं मिला है। फर्जी सर्टिफिकेट मिला है, कोर्स एको दिन किया नहीं। और बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, जिस तरीके से विकास दुबे तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके नाम का इस्तेमाल करके अभी भी नेटवर्क संचालित किया जा रहा है, अभी भी धमकियां दी जा रही हैं, क्या है ये पूरा मामला? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भले ही दुर्दांत अपराधी पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया, मगर उसका नाम कैश कराने वाले अभी भी जिंदा हैं, जीवित हैं और उसके नाम की दहशत लोगों के दिलों में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसकी वानगी उस वक्त देखने को मिली जब एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कोर्स करने के अवज में 22,500 रुपये की फीस की बात हुई और उसने ऑनलाइन क्लासेस भी, उनका जो आरोप है वहाँ के मालिक का कि बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस हुई और इनको सर्टिफिकेट मिला, अब वो अपना पैसा वापस मांग रहा है। जबकि ये इंस्टीट्यूट के ओनर्स लखनऊ के रहने वाले हैं, चूही थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये इंस्टीट्यूट है। और राम ठाकुर नाम का व्यक्ति जिसका ये ऑडियो वायरल हुआ है, इसने साफ तौर पर कहा कि उसको अपनी रकम वापस चाहिए और भद्दी भद्दी
गालियां दी हैं। यहाँ तक कि ये उसने साफ तौर बोला कि उसे विकास दुबे से उसके अच्छे संबंध है। हालांकि विकास दुबे मारा गया मगर उसके गुर्गे अभी जिंदा हैं और उसके संपर्क में, यानी इतना बड़ा उसने इस वीडियो वायरल के माध्यम से खुलासा किया कि जिन गुर्गों को पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है वो गुर्गे अमित, ये ऑडियो जो है ये शूटआउट से पहले का है या शूटआउट के बाद का है? क्योंकि वो व्यक्ति विकास दुबे को अपना भाई बता रहा है। ऐसे में पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं? देखिए, ये विकास दुबे की जो एनकाउंटर के बाद का है। अगर अनुपम जी आपने भी इसको ध्यान से सुना हो तो साफ वो कह रहा है कि विकास दुबे मारा गया मगर उसके गुर्गे अभी जिंदा हैं। वो उन गुर्गों को जानता है, वो जानता है कैसे हत्या कराई जाती है। यानी कहीं ना कहीं उसके हौसले बुलंद हैं। मरने के, विकास दुबे के मरने के बाद उसके जो सो कॉल्ड रिश्तेदार कहे जा रहे हैं अभी भी उसकी मौत के बाद इन सब चीज को एनकैश कर रहे हैं, वो भी मात्र 22,000 रुपए के लिए हत्या तक की जैसी बात कर रहे हैं। अब इंस्पेक्टर जूही से हमारी इस पे पूरी बात हुई, इस पे तहरीर ले ली गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहां पर विकास दुबे के गुर्गे अभी अपना नेटवर्क चला रहे हैं। सुनिए आप इस पूरे ऑडियो को, न्यूज़ 18 आपको सुना रहा है किस तरह से विकास दुबे के नाम पर अब भी धमकियां दी जा रही हैं। अरे तुमको सब पता है, तुमको सब पता है, तुम जाते थे घर में रुकते थे, तुमको सब पता है। मगर बात ही बात है, तुम नहीं बोलोगे हमको पता है, ठीक है। मगर जब तुमको मिले तो उससे तुम मेरी बात करा देना, कह देना राम भाई का पैसा चाहिए ना किदवाई नगर ऑफिस में यहाँ किया कि अब वो समझ जाएंगे मेरे साथ क्या होगा। क्योंकि अब दिमाग खराब है, पैसा है नहीं मेरे पास, पैसा चाहिए मेरा 22,000। मेरा पैसा जमा कराया है और घर पे मेरे आए थे 75 लोग गवाह हैं, मेरे घर पे आए थे। और क्या कह के आए थे, कंप्यूटर कोर्स मिलेगा, नहीं मिला है। फर्जी सर्टिफिकेट मिला है, कोर्स एको दिन किया नहीं। और कानपुर कांड पर अब न्यूज़ 18 आपको एक और ऑडियो सुनाने जा रहा है। बिकरू गांव में पुलिस की दबिश के लिए एसओजी और पुलिस की टीम जब जाने के लिए पूरी तैयार थी, लेकिन विनय तिवारी ने अकेले जाने से इंकार कर दिया था। विनय तिवारी ने सीओ देवेंद्र मिश्रा से कहा था कि बिना उनके आए वो विकास दुबे के घर पर दबिश के लिए नहीं जाएगा। एसओ विनय तिवारी और सीओ देवेंद्र मिश्रा की बातचीत का वायरल ऑडियो अब सामने आया है। यह बड़ा खुलासा यहां पर न्यूज़ 18 ने किया है। ऑडियो में विनय तिवारी अपने कई और पुराने मामलों का जिक्र करता है और वो पूरी बातचीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सर शिवराज पूरे एसओ पहुंच रहे हैं फोर्स के द्वारा। जाइए, आपके नेतृत्व की आवश्यकता। नहीं, नेतृत्व क्या नेतृत्व जुआ करा रहे थे तो मुझे बताया था कि करा रहा हूं मैं नेतृत्व। आज नेतृत्व की जरूरत पड़ गई मुझे अभी तक उस बात के लिए सर अभी तक आप दिल में रखे हैं सर। क्यों दिल में न रखे? आप जो है हमसे झूठ बोलते रहे सर। मुझे वाकई में नहीं पता था सर। मैं वाकई में पता नहीं था। हेलो। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सुशांत सिंह सुसाइड के मामले में रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंची है। मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंची है रिया चक्रवर्ती। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। ईडी के दफ्तर जाते वक्त रिया पेपराजी के कैमरे में कैद हुई है। रिया से ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर भी पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, सुशांत सिंह सुसाइड मामले में रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंची है। मुंबई के ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। मुंबई पुलिस यहां पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है, यह जानकारी इस वक्त आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी की जांच काफी तेज हो गई है। मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से फिलहाल पूछताछ जारी है। ईडी के दफ्तर जाते वक्त रिया पेपराजी के कैमरे में कैद हुई। रिया के साथ उनके भाई और पिता भी ईडी के दफ्तर में ही इस वक्त मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है कि उनके भाई और पिता भी वहां पर मौजूद हैं। रिया से ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर पूछताछ कर रही है, ऐसी जानकारियां आ रही हैं अभी। शिखा धारीवाल हमारी संवाददाता मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर। शिखा, क्या अपडेट है? कितनी देर से पूछताछ चल रही है? कौन कौन से लोग वहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए करीब 15 से 20 मिनट पहले रिया चक्रवर्ती ईडी ऑफिस पहुंची हैं। पहुंचने के बाद उनके साथ पूछताछ की जा रही है। रिया अपने भाई के साथ ईडी के दफ्तर पहुंची थी। हालांकि इस पूरे मामले में रिया ने पहले अर्जी दी थी और अपील की थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई चल रही है, उनकी हियरिंग है, तब तक उनसे पूछताछ ना की जाए। लेकिन ईडी द्वारा उनकी अपील को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती अपने भाई के साथ ईडी के दफ्तर पहुंची हैं और इस मामले में उनसे पूछताछ जारी है। ईडी के करीबी सूत्रों की माने तो इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि पिछले कुछ दिनों में रिया चक्रवर्ती ने मुंबई में जो प्राइम लोकेशन में जो प्रॉपर्टी खरीदी थी, ईडी उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड दस्तावेज मांगेगी और उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी पूछताछ की जाएगी। जी, सुशांत के खातों से जिस तरीके से लेन देन हुआ, रिया की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए, उन सब बातों को लेकर भी शिखा जी क्या रिया से पूछताछ होने वाली है?
जी बिल्कुल, देखिए सुशांत के जिस तरीके से सुशांत के परिवार ने एफआईआर में ये आरोप लगाया है कि करीब 15 से 17 करोड़ का गोलमाल उनके सुशांत के अकाउंट्स में किया गया है, तो इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ अभी तक जहां बिहार पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, तो वहीं अब सीबीआई भी इस मामले की जांच करेगी और ईडी भी इसी मामले को लेकर के इन्हीं कड़ियों को जोड़ करके रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से पूछताछ करने की कोशिश करेगी कि जिस कंपनी के सोल इन्वेस्टर सुशांत सिंह राजपूत थे, लेकिन बराबर की हिस्सेदारी रिया चक्रवर्ती और उनके पूरे परिवार की थी, उन कंपनी के अकाउंट से किन किन खातों में लेन देन किया गया और किन वजहों से किया गया, क्या उन प्रॉपर्टी उस कंपनी के तहत कोई और बिजनेस किया गया या रिया ने उस पैसे का उस अकाउंट को, वो पूरा तमाम अकाउंट स्टेटमेंट ईडी खंगालेगी कि बिल्कुल शिखा, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी शिखा धारीवाल हमारी संवाददाता दे रही है मुंबई से कि रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर में है और 15 से 20 मिनट हो चुके हैं वहां पर पहुंचे हुए और पूछताछ लगातार जारी है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको ईडी के अधिकारी वहां पर रिया चक्रवर्ती से पूछ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जो लेन देन और तमाम जो बातें निकल करके स्टेटमेंट्स में सामने आई हैं, वो सारे सवाल ईडी की टीम और जमीन और प्रॉपर्टी को लेकर जिस तरह के कागजात हैं उनके संदर्भ में भी जानकारी हासिल कर रही है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक IMS इंजीनियर